हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 की क्लास 8 सेट बी का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम साइंस और मैथ्स सेक्शन को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, साइंस मैथ ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुका हूँ। अब जो 3 सेक्शन बचे हैं सेकंड पार्ट में, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें आपका आ जाएगा रीजनिंग और जीके और इंग्लिश। जो 3 सेक्शन हैं उन 3 सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और इसी तरह आपके लिए वीडियो मैं बनाता रहूं लगातार। यदि हमारे वीडियोस आपको हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में तो अन्य नीडी स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जनरल, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। टोटल 100 क्वेश्चंस इस पेपर में हैं, 20 फ्रॉम ईच सेक्शन। 5 सेक्शंस होते हैं टोटल, तो 5 × 20 यानी 100 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। टाइम 2 आवर होता है, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। जो OMR सीट भरी जाती है उसके लिए 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं और ब्लू और रेड बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करके आपको भरना होता है OMR सीट। तो इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर चुके हैं साइंस की, इसलिए सीधे हम रीजनिंग पे, लॉजिकल रीजनिंग पे चलते हैं। तो ये हमारा है लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यानी 41st क्वेश्चन से बात करेंगे। 40 क्वेश्चंस साइंस और मैथमेटिक्स के पहले सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज करेक्टली। यहाँ पे सीरीज एक दी गई है, इसको कंप्लीट करना है, यानी यहाँ पे क्या नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे 2 से 5 कैसे आया है, +3 किया गया है। 3 से 11 सॉरी 5 से 11 कैसे आया, +6 हुआ है। और यहाँ +12, यानी कि देखिए डबल होती जा रही है नंबर। तो अगली जो नंबर आएगी वो प्लस कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो इसमें 4 2 6 2 1 3 सॉरी 4 + 3 7 4 3 7 और 2 2 4 यानी 47 इसका राइट आंसर है। 47 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि वी डी, वी यानी कि इसमें कितने लेटर्स का गैप है, 1 लेटर का गैप है। सी डी ई एफ जी, यहाँ 2 लेटर्स का गैप है। ई एफ जी के एच आई जे, 3 लेटर्स का गैप है इसके बीच में। तो कि 4 लेटर्स का गैप होना चाहिए। तो के बाद 4 लेटर्स कौन से हो जाएंगे, एल एम एन ओ। तो अगला लेटर कौन सा आएगा, पी। तो पी इज द राइट आंसर। तो हियर करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से ऑड वन आउट हमको सेलेक्ट करना है। सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, अर्थ। देखिए इसमें ये सारे प्लेनेट की कैटेगरी में आते हैं। प्लूटो हमारा एक प्लेनेट नहीं है, तो प्लूटो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। प्लूटो इज नॉट ए प्लेनेट, इट्स ए डॉर्क प्लेनेट। 44 क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा IIT डिटेक्टिव कैंप क्लूज आर हिडन यूजिंग ए पैटर्न वेयर ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट वोवेल। एक वोवेल, जैसे वोवेल हमारे कितने 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये 5 वोवेल्स हैं। हर वोवेल अपनी आगे अगले वोवेल से रिप्लेस किया जा रहा है। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। जैसे जी से हो रहा है एच, जी एच। यू, यू के आगे अगला वोवेल क्या है, यू के आगे अगला वोवेल ए है, तो यू किससे रिप्लेस हो गया, ए से। एन एम एन ओ पी, ओ यहाँ पे एक वोवेल है इसलिए उसको नहीं यहाँ पे इनके बाद तो पी लिखा गया है। ठीक है, एक्स के बाद वाई। तो ऐसे हमको लाइका को बताना क्या होगा। तो एल, एल के बाद क्या आता है, एम आता है। एल एम
आई के बाद वोविल क्या है? ओ, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। सी डी, सी के बाद कॉन्सोनेंट क्या आता है? डी। ए क्या है हमारा? वोविल है, और ए के बाद वोविल क्या आता है? ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? मोड, MODE। तो देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होगा मोड, यानी LICA को हम MODE लिख सकते हैं। B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, ड्यूरिंग ए फैमिली फोटो व्यूइंग रिया पॉइंट्स टू ए मैन। रिया जो है वो एक मैन को पॉइंट करते हुए कह रही है, एंड सेज ही इज द ब्रदर ऑफ माई मदर्स। ही इज द ब्रदर, ये ब्रदर है उसकी मदर के, ये ब्रदर हैं, ब्रदर ऑफ माई मदर्स ओनली सिस्टर। तो मदर के जो सिस्टर होंगी यानी उसकी मौसी हुई, और उनके ये भाई हैं, तो इसके मामा हुए, अंकल हुए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिया एंड मैन, तो वो उसके क्या हुए? वो अंकल हुए। रिया पॉइंट्स टू मैन एंड सेज ही इज द ब्रदर ऑफ माई मदर्स ओनली सिस्टर। तो मदर के सिस्टर के भाई यानी कि मामा हुए, मामा मतलब अंकल हुए। हिंदी में देख सकते हैं मामा ही दिया गया है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कह रहा है हमसे कि रीना लीव्स हर हाउस वॉक्स 12 मीटर नॉर्थ। अब यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो कह रहा है 12 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ में कितना चले? 12 मीटर। टू हर फ्रेंड्स हाउस देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न ले लिया, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर, फिर 7 मीटर ये चले। टू ए शॉप देन सी अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न हुए एंड अगेन वॉक्स 12, तो फिर से 12 मीटर वॉक किया। टू रीच द प्ले ग्राउंड, यहाँ प्ले ग्राउंड आ गए, यहाँ प्ले ग्राउंड है, यहाँ शॉप है, यहाँ उनका फ्रेंड है, यहाँ ये अपने घर से चले। हाउ फार इज रीना फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इनका क्या था? ये था, और अब कहाँ पे डेस्टिनेशन? यहाँ पे है, तो यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो वो इसके बराबर ही होगी, तो डिस्टेंस यहाँ पे होगी 7, इसका करेक्ट आंसर होगा 7 मीटर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 5 स्टूडेंट्स गौरव, हरीश, इस्ता, कुणाल एंड लक्ष्मी आर सिटिंग इन ए रो फेंसिंग नॉर्थ। नॉर्थ को फेंस करते हुए सारे बैठे हुए हैं। गौरव है, हर्ष है, इस्ता है, कुणाल है और लक्ष्मी है। सबका फेस किधर है? इधर। ये मान लीजिए हमारा ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। कुणाल इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट मान लीजिए ये है, ये राइट है, तो कुणाल जो है वो थर्ड पे है। अच्छा, कुणाल की पोजीशन बताई जा रही है, तो ये फिर गलत हो गया है। कुणाल जो है यहाँ पे है, थर्ड है लेफ्ट से। लक्ष्मी सिटिंग एट द राइट एंड, लक्ष्मी जो है वो यहाँ पे है, सबसे राइट में है। एंड इस्ता इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ गौरव, गौरव की पोजीशन नहीं बताई गई है। गौरव के राइट में है इस्ता, तो कहीं भी हो सकता है, गौरव की पोजीशन ऊपर नहीं बताई गई कहाँ पे है। सेकंड टू द राइट ऑफ गौरव, तो गौरव मान लीजिए हम इधर मान लेते हैं, तो इसिता यहाँ पे भी हो सकती है। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू लक्ष्मी, लक्ष्मी के पास में कौन है? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कुणाल है, कुणाल वो थर्ड हो गया, तो 1 2 3 यानी थर्ड हो गया लेफ्ट से, ये हमारा लेफ्ट होता है साइड, और ये हमारा राइट साइड हो गया, तो ये थर्ड हो गया है। लक्ष्मी सिटिंग एट द राइट, लक्ष्मी सबसे राइट में हो गई है। इस्ता इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ गौरव, इस्ता जो है फर्स्ट, सेकंड, इस्ता जो है यहाँ सेकंड है गौरव के। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कुणाल, गौरव जो है लेफ्ट में है कुणाल के, तो एक पोजीशन बची है बिल्कुल राइट में, वो हर्ष हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो हमसे कह रहा हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू लक्ष्मी, लक्ष्मी के पास में कौन है? लक्ष्मी के पास में हुई
इशिता, इशिता इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, अनन्या वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिपेंडेंस डे इन द ईयर 2025, यानी कि हमसे बात की जा रही है, सॉरी 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं। सी रिमेंबर्ड दैट 15 अगस्त 2024 वाज थर्सडे, यानी कि जो 15 अगस्त 2024 वो था थर्सडे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये नहीं, अब हमसे कह रहा है 15 अगस्त और 2025 किस डेट को पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं क्या लीप ईयर तो नहीं है। तो ये जो अगस्त है लीप ईयर तो है, लेकिन इसमें फरवरी हमारी काउंट नहीं हो रही है, और ये वाला लीप ईयर है नहीं जिसमें फरवरी काउंट हो रही है। तो टोटल डेज ईयर में कितने होते हैं, टोटल डेज होते हैं 365, ठीक है। अब हमको ये थर्सडे पता था 24 में था, तो 25 में कौन सा डे होगा, इसके लिए सिंपल सा रूल है, 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 7 5 ज़ा 35, 1 15, 7 2 ज़ा 14, यानी 1 रिमाइंडर हमारा 1 आया। अब 1 जो रिमाइंडर आया है तो यानी कि इस डे के एक दिन बाद वाला दिन पड़ेगा। तो थर्सडे के बाद कौन सा डे आता है, फ्राइडे। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर। जितना रिमाइंडर आएगा उतने ही डेज आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे एक डे आगे आ रहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है ड्यूरिंग स्कूल परेड प्रिया वाज आस्क्ड टू स्टैंड इन ए रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें वो खड़ी, सी वाज पोजीशन 20th फ्रॉम द लेफ्ट। ये मान लीजिए हमारे लेफ्ट है और ये राइट है, और लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या है, वो 20th पोजीशन है इसकी, ठीक है। तो 20th का मतलब इधर कितने हो गए, 19 हो गए, और इधर से यदि हम बात करें इधर से कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 30, हाँ, तो इधर से क्या हो गए, इधर 30 स्टूडेंट्स हो गए इसके राइट में। हाउ फार इज प्रिया फ्रॉम द राइट एंड, तो इधर से यदि 20th है तो इधर से क्या होगा, ये 31st होगा। तो इधर से इसकी जो पोजीशन होगी वो 31st होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जरा इनका करेक्ट आंसर है या नहीं। तो हेयर करेक्ट आंसर इज 31st, क्योंकि इधर से यदि 20th पोजीशन है तो इधर से कितनी होगी, 31st होगी। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ए स्टेटमेंट followed by some conclusions is given below, which of the given conclusion logically are given, follow the given statement। some books are pens, कुछ बुक्स जो हैं वो क्या हैं, पेन्स हैं। all pens are blue, कुछ बुक्स क्या हैं, पेन हैं, और all pens are blue। तो some books are blue, some books are blue, यानी कि किताबें जो हैं पेन हैं और कुछ पेन्स ब्लू हैं। तो कुछ बुक्स ब्लू हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। ऑल ब्लू थिंग्स आर पेन्स, नहीं ऐसा नहीं, ऑल पेन्स आर ब्लू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जो बुक्स हैं, सारी ब्लू थिंग्स हैं वो पेन हो। जितने पेन हैं वो तो ब्लू हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारी थिंग्स जो हों वो पेन हो, ब्लू थिंग्स। तो इसका पहला तो सही है, दूसरा लेकिन गलत है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, फर्स्ट होना चाहिए इसका। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Again, same type question. The two statements are given below. Read the following option and answer accordingly. It rained heavily in the city last night. यानी बहुत तेज बारिश हुई पिछली रात शहर में। Many areas in the cities are flooded. बहुत सारे एरियाज जो है flooded हो गए। Which statement is cause and which is the effect? तो स्टेट 1 जो है वो कॉज है और सेकंड वाला उसका इफेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड 2 इज द इफेक्ट। हाँ, तो ये सही है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका वी वाला होगा। बारिश हुई, ये कॉज था, और पानी भर गया पूरे शहर में, ये उसका इफेक्ट दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है इनपुट दिया गया है 2, 8, 4, 6, 10। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाई 4। 4 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24, 4 जा 32 एंड 40। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आउटपुट हमको ये मिला 8, 16, 24, 32, 40। बिल्कुल सही है। What will be the output after step 1 and 2 if the input is this? तो ठीक है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 1 3 5 1 3 5 7 9 7 9, और फिर दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 12 20 28, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो 4 12 20 28 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीजन फॉर एक्सप्लोरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर बिहेवियर के बारे में कुछ स्टेटमेंट और रीजंस दिए गए हैं। पहला कह रहा है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल कर रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। रीजन वाटर मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड एस्केप एज वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी पर्याप्त मात्रा में उनको एनर्जी मिल जाती है, जैसे हमारा वाटर है, तो यहाँ से वो एवोपरेट होकर के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। escape as vapor at 100 degrees. Yes is true, but or is false? No. S is false? No. Both S and R are true, but or is not the correct explanation of S. वाटर बॉइल्स, देखिए बॉइल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे सी पे, तो इसमें इसका डी या बी में से एक हो सकता है। इसमें नहीं, फॉल्स तो नहीं है कोई, तो ए भी हो नहीं सकता है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, हाँ सी और डी में से हो सकता है। दोनों सही तो हैं, दोनों बातें सही हैं, लेकिन वो बॉईल कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एंड एस्केप। ठीक है, तो इसका डी वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा सही लग रहा है। डी ऑप्शन इसका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 हाउ मेनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड मूव इन 30 मिनट्स। जो हमारी वॉच है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा इसकी जो मिनट हैंड है वो कितनी डिग्री मूव कर जाएगी इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में ये कहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। ये 12 चलेगी तो 6 पे पहुँच जाएगी, तो 30 मिनट में आधा चक्कर, 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हियर करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 55 हमसे कह रहा है सीमा इज 4 टाइम्स एज ओल्ड हर नीस। तो उसकी जो नीस है उसकी एज को यदि हम x मान लें तो सीमा की एज कितनी हो जाएगी, सीमा की एज हो गई 4x। सीमा विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज हर नीस। अच्छा 4 टाइम्स थी इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद, यानी कि ये भी हमने 3 ईयर्स जोड़ दिया और इसमें भी 3 ईयर्स जोड़ दिया, तो 3 ईयर्स के बाद कह रही कि सीमा विल बी 3 टाइम्स ओल्ड, मतलब इसकी 3 गुना उम्र हो गई इसकी तुलना में। यदि हमको इक्वल करना है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसकी नीस की एज में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3x + 12 इज इक्वल टू 4x + 4। 3x को हम इधर भेज देंगे, 4 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 3x
इज इक्वल टू 12 माइनस 4, यानी कि x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 आ गया, मतलब इसकी एज कितनी 8 है और इसकी कितनी हो गई 32 हो गई। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ये 4 नहीं कह रहा, 3 ईयर्स लेटर। ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो ये फिर 9 हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6। हाँ अब सही है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। बहुत सावधानी से क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ज़रा भी डिजिट में इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द पीस दैट कंप्लीट्स द फिगर। फिगर दिया गया उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है फिगर कंप्लीट करना है हमको, तो इसमें क्या करते हैं हम फिगर को ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हम सीधे ले गए ऐसे, और फिर ये, और फिर ये, और इधर भी हमारा ये डमरू जैसा इधर बन गया। तो ये फिगर किसको मैच कर रहा है? ये फर्स्ट वाले को मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए को यदि हम फिट कर दें तो फिगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 to 60, below the answer following questions, this bar graph shows the average daily temperature in degree Celsius recorded in a city over a week. What's the average temperature recorded? What was the average temperature recorded over the week? ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड ओवर द वीक। एवरेज टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है पूरे वीक में? तो एवरेज टेम्परेचर ओवर द वीक हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो सारे अलग अलग डेज के टेम्परेचर्स थे इनको हमने ऐड करेंगे। तो यो हमारा आ गया 2 to 3, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि 7 डेज का यहाँ पे लिया गया है। तो ये हमारा लगभग 31.85 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है 31.8 दिया गया है, और इसके ऑप्शन में नहीं है, तो 31.8 ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। वी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो मंडे और सैटरडे का हम डिफरेंस ले लेंगे। पहले देख लेते हैं मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे हम करते हैं। तो मंडे और सैटरडे, कि मंडे को कितना है 30 और सैटरडे को कितना है 35। तो 30 और 35 हमको दिया गया है, तो इससे हमें परसेंटेज इंक्रीज हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज। मंडे को कितना है हमारा 30 है, और सैटरडे को कितना है 35 है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आएगा 35 माइनस 30, यानी 5 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस आ गया। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो मंडे के हिसाब से निकालेंगे। तो 5/30 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट, तो 50/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 16.66 आता चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर आगे कह रहा है व्हाट वाज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर। अगला हमसे कह रहा है रेंज, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है वीक का, तो वही रेंज कहलाती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं फिगर में। मिनिमम सबसे कम टेम्परेचर है 22, देखिए वेडनेसडे को सबसे कम 22 है, और मैक्सिमम है सैटरडे को 35। तो 28 to 35 इज द राइट आंसर हियर। रेंज का मतलब होता है मिनिमम, ये मिनिमम टेम्परेचर है पूरे वीक का, और ये कितना है मैक्सिमम, ये उसकी रेंज हो गई। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे हैड बीन 2 डिग्री सेल्सियस हायर, यदि किसी दिन 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा होता तो क्या न्यू एवरेज होगा। तो इसके लिए फिर से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले हमारा टोटल कितना था 223 था, अब इसमें हमने 2 ऐड कर दिया और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 225/7, सॉल्व कर लेंगे। 7 3 जा 21, 1 आया 15, 7 2 जा 14, 1 आया, तो 32.14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हमने ये टोटल 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व किए। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है इंग्लिश। तो चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। ये पैरा दिया गया है, इसको आप रीड कर लें।
और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जी, अमेजन फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है, क्या क्या वहाँ स्पीसीज हैं और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पूरी बात की गई है। इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमारे क्या हैं? पहला क्वेश्चन 61 है, हु लिव इन द अमेजन बट इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा व्हाई इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफन कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ। उनको लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है? हाई पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन बर्ड्स। तो इसको इसलिए क्योंकि बहुत पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। बी इसका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट रोल डू इंडिजिनियस पीपल प्ले इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। इंडिजिनियस पीपल प्ले इन द अमेजन फॉरेस्ट, क्या वो रोल प्ले करते हैं? फॉर द डिफॉरेस्टेशन, दे यूज द फॉरेस्ट फॉर टूरिज्म, दे रिलाई ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन, दे आर प्राइमरी रीजन फॉर द फॉरेस्ट डिक्लाइन। इसका वैसे सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसको चेक भी कर सकते हैं हम जा करके वहाँ पे। देखिए कैसे देखना है। इंडिजीनियस पीपल की जो बात की गई है, ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें डायरेक्टली ही तुमको मिल जाएंगे। पैरा में यदि आप करेंगे, ये यहाँ पे देखो जिक्र किया गया इंडिजीनियस पीपल के बारे में। ये इंडिजिनियस पीपल हु हैव लाइव्ड देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, दीज कम्युनिटीज रिलाई ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर शेल्टर फूड, है ना, ये आंसर ऑप्शन में भी दिया गया था। तो इसी ऑप्शन को हम करेक्ट कर लेंगे। 62 का हो जाएगा सी। तो यदि आप अच्छे से पैरा को पढ़ लेते हैं तो आसानी से इनको आंसर आप कर सकते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द एफर्ट्स बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं? एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, इंक्रीजिंग मोर लॉगिंग एंड माइनिंग, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज। इसका जो करेक्ट आंसर है ये होना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को हमें बढ़ावा देना है जिससे कम से कम नुकसान हो। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। नहीं। इट कॉजेज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन इट, ओनली इफेक्ट द प्लांट स्पीसीज। नहीं, ये पूरी बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। What is the main message of the passage? The Amazon is the largest forest in the world. Protecting the Amazon rainforest is a global responsibility. Amazon is a dangerous place. The Amazon rainforest is not as important as the ecosystem. तो ये हमें पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि इसको हम प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जा रहा है। तो हमारी सारे देशों की मिल करके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना है और उसको नुकसान न पहुँचे, ऐसे प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस को हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताना कौन सा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड लगता है और हैड बीन। तो हैड हमारा आया है यहाँ पर, वॉकिंग फॉर एन आवर बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये यहाँ पे वी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस इसमें से कौन सा है? इसमें सब में देखो, द लेटर वाज रिटन बाय हर, बुक वाज रीड बाय हर, बाय द टीचर। तो एक ही अलग है सेंटेंस, वही होगा, सी कंप्लीटेड द असाइनमेंट। डी इज द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द सेंटेंस, ही सेड आई विल फिनिश माई वर्क बाय 5 PM। तो इसको करना, ही सेड दैट, ही विल, नहीं, ही विल नहीं होगा, ही सेड दैट, विल का वुड हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाना चाहिए, ही सेड दैट ही वुड फिनिश हिज वर्क बाय 5 PM। क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द करेज। करेज का जो है करेक्ट एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव तो करेज्ड, करेजेबल, करेजफुल्ली, करेजियस। करेजियस जो है ये इसका करेक्ट एडजेक्टिव होना चाहिए। ए इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस। सी वॉज टायर्ड बट सी डिसाइड टू फिनिश हर वर्क व्हाइल ही वॉज ड्राइविंग आई लाइक टी। कंपाउंड मतलब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, सी वॉज टायर्ड बट सी डिसाइडेड टू फिनिश हर वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, इसमें 70 का ए। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें हमको अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में इसको। नेवर लेट देन बेटर, देन बेटर, नेवर लेट, बेटर देन लेट, लेट नेवर देन बेटर, बेटर लेट देन नेवर। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका ठीक है, मतलब कभी न करने से लेट ही अच्छा है। 72 क्वेश्चन, इन द एरर इन द सेंटेंस आर। इसमें से एरर है एक सेंटेंस में, वो हमको ढूंढनी है। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। देखिए चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें यस नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस द एथलीट्स डैश ट्रेनिंग regime helped him win the gold medal। द एथलीट्स ट्रेनिंग, तो देखते हैं इसमें क्या है। रिगोरस, लेजी, मिनिमल। रिगोरस मतलब बहुत अच्छे से जो उनकी मेहनत थी वो उनको जीतने में मदद की। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। तो कैट ने जंप किया कहाँ? टेबल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 75, टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट सो दैट एवरीवन अंडरस्टूड इट। टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट सो, सभी ने समझ लिया अच्छे से, तो वो कैसा था? क्लियरली, क्लियरली उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया। क्वेश्चन नंबर 76, सी स्टडीड हार्ड सी पास्ड द एग्जाम। उसने मेहनत की, हार्डवर्क किया, सो सी पास्ड द एग्जाम, बी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी कि जो ह्यूमन अटायर यानी ह्यूमन जैसी नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग जैसा बिहेवियर जब करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे लीव्स डांस्ड, तो डांस्ड जो है ये लिविंग यानी ह्यूमंस के जैसा बिहेवियर है, तो ये इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब जैसे अनुप्रास, बार बार किसी वर्ड या किसी लेटर की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है, तो वहाँ पे एलिटरेशन कहलाता है। तो रिपीटिशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। रिपीटिशन आप देख रहे हैं, पीटर पाइपर पिक्ड ए पिक अप पिकल्ड पेपर्स, तो ये है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? एलिटरेशन इसमें होगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हमको चूज करना है इसमें से। एक्मोडेट, एक्मोडेट डबल सी भी बनता है और डबल एम भी बनता है, एक्मोडेट। तो इसका मेरे हिसाब से बी आंसर करेक्ट होना चाहिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट होमोफोन पेयर। इसमें से करेक्ट होमोफोन पेयर कौन सा है? देयर, देयर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, बियर, बियर, ऑल ऑफ द, ये सारे हैं। करेक्ट होमोफोन पेयर पेयर जो है ये सारे हैं। देयर, देयर भी है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी है, बियर, बियर भी है। तो इसमें से ये ऑल ऑफ द एबव इसमें होना से होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट सेक्शन हमारा जीके का बचा है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। 20 क्वेश्चंस हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। विच स्टेट इन इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। सी, कर्नाटका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसमें। द सुंदरबन नोन फॉर इट्स मैनग्रोव फॉरेस्ट इज होम टू विच एनिमल। तो किसका ये है? तो एशियाटिक लाइन, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल टाइगर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, हु इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल। प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर इज कार्ल वेंज।
क्वेश्चन नंबर 84, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? पहली गवर्नर जनरल कौन था इंडियन स्टेट की? तो ये थी सरोजनी नायडू, फर्स्ट गवर्नर जनरल। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती? साबरमती के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? साबरमती के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। सी इज द करेक्ट आंसर। Who was the first Indian to win an individual gold medal? इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इंडिया में जीता है सबसे पहले अभिनव बिंद्रा ने। ये शूटिंग में इन्होंने जीता था, बीजिंग ओलंपिक 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल वो है प्रिटोरिया। वी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया? हाइएस्ट पीक इंडिया में कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अरावली? तो इनमें से सबसे हाइएस्ट पीक है कंचनजंगा। हु रोड द नोवेल गोदान? गोदान नोवेल किसने लिखा है? गोदान है मुंशी प्रेमचंद का। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत पॉपुलर है गोदान। क्वेश्चन नंबर 90, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है वाशिंगटन डीसी। Which of the following classical dance form from Kerala, known for its elaborate costumes, makeup and storytelling, primarily performed by a male dancers? केरला का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो है कथकली। सी इज द करेक्ट आंसर। Who is the first Indian to hit 6 sixes in an over in international cricket? Here correct answer is Yuvraj Singh. क्वेश्चन नंबर 93, विच फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह? भगत सिंह इज द राइट आंसर। विच एथलीट वोन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन ए सिंगल ओलंपिक गेम्स? सिंगल ओलंपिक गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल्स किसके नाम है जीतने का रिकॉर्ड? और वो है माइकल फिलिप्स। इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, इकलौते व्यक्ति हैं ये एक तैराक हैं ऑस्ट्रेलिया के। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? थॉमस कप रिलेटेड है बैडमिंटन से। वी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच प्रोविंस इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लोकेटेड? चाइना की जो ग्रेट वॉल है वो कहाँ है, किस प्रांत में, किस स्टेट में है? तो वो हेवेई प्रांत में है। HEVEI, हेवेई प्रांत में है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? GDP को सबसे ज़्यादा कहाँ से मनी मिलता है, यानी कहाँ से ये अर्निंग होती है? तो ये है सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा इनकी इनकम होती है। विच कंपनी इज फेमस फॉर इट्स सर्च इंजन एंड हु वाज को फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सैरी विन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। डी इज द करेक्ट आंसर। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है सरोजनी नायडू को। ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर? फर्स्ट रूलर ऑफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार हमने टोटल 100 क्वेश्चंस ट्राई कर लिए। प्रयास, आशा करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा अपने आंसर्स को मैच करने में भी, और फर्दर नेक्स्ट ईयर्स की जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें भी आपको हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। तो मैंने प्रयास किया अधिक से अधिक सही उत्तर देने का। फिर भी यदि कहीं पे मिस्टेक आपको लगता है हो गई है, उसको कमेंट बॉक्स में इंडिकेट करें ताकि उसको मैं करेक्शन में डाल सकूँ। और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, सभी लोग जुड़े रहिए ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। Thank you for watching the video.